हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बीएससी फाइनल के लिए है ये, और सिर्फ पेपर 1 को करेंगे आज। इस जो पेपर 2 है इसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम क्या है? क्वांटम एंड लेजर फिजिक्स है। और जो भी हमारी कॉन्टिन्यूटी में क्लासेस चल रही हैं उसमें क्वांटम की जो 2 यूनिट हैं ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली हैं। फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है और जो सेकंड है वो चल रही है। लेकिन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। तो जो फर्स्ट यूनिट है आपकी उसका नाम है ओरिजिन क्वांटम फिजिक्स, ओरिजिन ऑफ क्वांटम फिजिक्स, या फिर आप इसको क्वांटम मैकेनिक्स बोल सकते हो। अब आपके जो भी एग्जाम होता है उसका पैटर्न कैसे होता है? जो भी फर्स्ट क्वेश्चन है या फिर जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क के या फिर 3 मार्क के या 1 मार्क के। लेकिन हम आज के इसमें जो भी सेक्शन 4 आते हैं जैसे आपके एग्जाम में, तो फर्स्ट यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग और 4 मार्क के अकॉर्डिंग, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा? सपोज 2 क्वेश्चन आते हैं आपके। फर्स्ट क्वेश्चन में ए पार्ट में सपोज 4 मार्क का क्वेश्चन है, बी पार्ट में भी 4 का है। या तो आपको ये करना होता है या फिर आपको एक इसी के चॉइस में सेकंड क्वेश्चन होता है वो 8 मार्क्स में होता है, वो करना होता है। तो 4 मार्क के अकॉर्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और 8 मार्क के अकॉर्डिंग भी। अब जब भी आप फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट यूनिट आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। 2 पार्ट्स में कहाँ तक डिवाइड है वो अभी मैं वो बताऊंगी। तो आप क्या कर सकते हो, या तो जो यूनिट फर्स्ट है उसका फर्स्ट पोर्शन कर लो, सेकंड पोर्शन को छोड़ दो, क्योंकि फर्स्ट पोर्शन से इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपका वहां पर पक्का मिलेगा। और ये जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ये सिर्फ एक एस्टिमेशन है, ये जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे। ये सिर्फ हम गैस कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन की ज़्यादा पॉसिबिलिटी आने की। तो जो फर्स्ट यूनिट डिस्कस करते हैं, जो फर्स्ट यूनिट में आपका सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कंप्लीट, और उसके साथ साथ ये भी डिस्कस करते हुए चलेंगे कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और जो भी फर्स्ट टॉपिक है आपका, जो फर्स्ट टॉपिक आ सकता है वो आपका है कॉम्पटन इफेक्ट। ये बात कर रहे हैं हम फर्स्ट यूनिट की। तो जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वो है आपका कॉम्पटन इफेक्ट। और जो सेकंड टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट में कंप्लीट करना है भाई। कॉम्पटन इफेक्ट सिर्फ आपको इतना डिराइव नहीं करना कि लैम्डा निकाल के छोड़ दिया, 1/लैम्डा या फिर लैम्डा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा, या फिर वो आपने लिख दिया, इतना नहीं करना है। जो भी आपका कॉम्पटन इफेक्ट है उसके अंदर वो आपसे रिलेशन पूछता है। रिलेशन किस किस के बीच में? जो भी आपके थीटा दिए होते हैं और फाई दिए होते हैं। मैं एक बार टॉपिक बता देती हूँ कि कॉम्पटन इफेक्ट में से भी सब टॉपिक पूछ सकता है। अगर आप सिर्फ कॉम्पटन इफेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए, तो उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे कॉम्पटन इफेक्ट खत्म हो जाता है आपका, जो लास्ट का रिजल्ट है डेल्टा लैम्डा, डेल लैम्डा इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय m नॉट c ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ पर खत्म हो जाता है। लेकिन आपसे एग्जामिनर 4 मार्क्स में अगर मान लो कॉम्पटन इफेक्ट आएगा तो वो कंप्लीट 8 मार्क्स में आएगा। लेकिन अगर 4 मार्क्स में आएगा तो 4 मार्क्स में कॉम्पटन इफेक्ट का सब टॉपिक पूछ सकते हैं। सब टॉपिक कैसे? जैसे रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ स्कैटर्ड फोटोन यानी कि थीटा और एंगल ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि फाई, ये 4 मार्क्स में बन सकता है जो अभी मैंने बोला क्वेश्चन। या फिर 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में, कि अगर आप ये टॉपिक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग कॉम्पटन इफेक्ट कंप्लीट ऐसे प्रिपेयर हो सकता है। सिर्फ आप डेल्टा लैम्डा निकाल के नहीं छोड़ सकते, आपसे रिलेशन भी पूछे जा सकते हैं। और इसी के कॉन्टिन्यूएशन में जो कॉम्पटन इफेक्ट है, इसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन इन टर्म ऑफ एंगल स्कैटरिंग ऑफ फोटोन यानी कि थीटा की टर्म में, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, उसके बाद एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। इसका मतलब है अगर आप कॉम्पटन इफेक्ट भी प्रिपेयर कर रहे हो तो एक तो जो टॉपिक है वो कॉम्पटन इफेक्ट का हो गया, जहां से जो डेल्टा लैम्डा है h बाई m नॉट c 1 माइनस कोस थीटा यहाँ तक बनता है। उसके बाद भी मैंने 4 टॉपिक बताए हैं आपको, वो चारों के चारों टॉपिक में आपके रिलेशन बता रखे हैं, किसमें? थीटा में या फिर फाई में। तो एक क्वेश्चन आपका
कॉम्पटन इफेक्ट से कंप्लीट बनेगा ही बनेगा, चाहे वो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग बने, ठीक है। तो कॉम्पटन इफेक्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी पूछा जा सकता है, लेकिन वो ज़्यादा मार्क्स में नहीं पूछा जाएगा, 8 में तो बिल्कुल ही नहीं पूछा जाएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें से भी 4 में से आएगा। और जहाँ तक हम बात कर रहे थे हाफ की, तो यूनिट आपकी इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो, जो भी आपका टॉपिक दिया हुआ है, जैसे जहाँ से भी ओरिजिन स्टार्ट होता है, जहाँ से आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन स्टार्ट होती है ना, तो जो यूनिट के 2 पार्ट बना लिए हमने, एक जहाँ से आपकी स्टार्ट होती है मतलब ए और बी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जहाँ से स्टार्ट होती है, ये इसका सेकंड पार्ट बना लो फर्स्ट यूनिट का, या तो आप यहाँ तक कर लो जो भी आपका वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी है, यानी कि इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट और जो डाइफ्रैक्शन फ्रॉम ए स्लिट, यानी कि गामा रे माइक्रोस्कोप, या तो यहाँ से बन सकता है। और अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ेगा, इसमें आपको कॉम्पटन इफेक्ट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, वो वहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ तक, तो अगर आप यहाँ तक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से पहले का करना चाहते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है कॉम्पटन इफेक्ट या फिर ड्यूल नेचर या फिर डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। लेकिन इतने से पार्ट को छोड़ करके अगर आप डायरेक्ट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से वहाँ से आपका 8 नंबर का क्वेश्चन जो है वो बनेगा ही बनेगा। और वो 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बन सकता है आपका, जैसे आपसे पूछा जा सकता है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसकी आइगन वैल्यू या आइगन फंक्शन, या फिर कंप्लीट 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपका ऑर्थोगोनैलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ ए फंक्शन से रिलेटेड। तो फर्स्ट यूनिट 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, तो आप एक पोर्शन जो कर सकते हैं या फिर सेकंड पोर्शन को छोड़ सकते हैं, और में जो क्वेश्चन आएगा वो हाफ यूनिट से आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो आपकी सेकंड यूनिट है। और जो सेकंड यूनिट है वो तभी कर सकते हैं आप अगर आप जो फर्स्ट यूनिट का लास्ट पोर्शन कर चुके हैं, जिसका नाम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जिसमें जो फर्स्ट ए है और जो फर्स्ट बी है यहाँ से स्टार्ट होती है। अब जब सेकंड यूनिट की बात करेंगे तो सेकंड यूनिट का नाम है आपका एप्लीकेशन। यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट यूनिट में सिर्फ ओरिजिन तक है, सेकंड यूनिट में एप्लीकेशन है। और वो जो एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन है आपकी, वैसे 4 दी हुई हैं, लेकिन अगर हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें तो हम सिर्फ 3 कर सकते हैं। उनमें से 8 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा। जो भी आपकी सेकंड यूनिट है उसमें से 4 मार्क का क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसमें से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। 2 क्वेश्चन कैसे, जैसे फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिया था, सपोज थर्ड क्वेश्चन है, उसके और में आपका फोर्थ क्वेश्चन है, तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी 8 मार्क्स का पूछा जाएगा और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्योंकि जो यूनिट सेकंड है उसमें आपके बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, मतलब बहुत एप्लीकेशन जो है बहुत बड़ी हैं। उसमें से जो फर्स्ट एप्लीकेशन है जो हम क्लास में भी कर चुके हैं, फ्री पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, अगर ये एग्जाम में आएगा तो कंप्लीट 8 में आएगा। फ्री पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स की बात कर रहे हैं, उसमें आपसे आइगन वैल्यू, क्वांटाइजेशन एनर्जी सब कुछ पूछा जाएगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक है स्टेप पोटेंशियल का। स्टेप पोटेंशियल भी आपका बहुत बड़ा टॉपिक है, स्टेप पोटेंशियल। इसमें भी 2 टॉपिक हैं आपके, एक एनर्जी E ग्रेटर देन V नॉट का और एक E लेस देन E नॉट का। अगर ये पूछा जाएगा तो ये भी कंप्लीट 8 का, और ये पूछा जाएगा तो ये भी कंप्लीट 8 का बनेगा। तो यहाँ से ये 3 एप्लीकेशन होगी। 3 एप्लीकेशन के बाद जो फोर्थ है आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज जो भी आपकी 4 एप्लीकेशन बिल्कुल स्टार्टिंग की है, अगर हम वो कर लेते हैं तो उनमें से एक क्वेश्चन, मतलब उनमें से एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट आएगा। अगर और वाले क्वेश्चन में सिंपल हार्मोनिक मोशन आ भी जाता है तो हमें कम से कम भी 3 एप्लीकेशन तो सेकंड यूनिट से 3 क्वेश्चन या फिर 3 एप्लीकेशन तो प्रिपेयर करनी ही पड़ेगी अगर हमें सेकंड यूनिट को कंप्लीट करना है। और जो सेकंड यूनिट में जो क्वेश्चन है 8 का आएगा, तो वहाँ से नंबर कटने के जो चांस हैं वो कम हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लेज़र फिजिक्स के बारे में, जो कि थर्ड यूनिट है आपकी। और लेज़र की भी 2 यूनिट हैं। 2 यूनिट कैसे, जैसे फर्स्ट 2 यूनिट्स आपकी क्वांटम की थी और जो लास्ट की 2 यूनिट्स हैं वो आपकी लेज़र फिजिक्स की हैं।
लेज़र फिजिक्स में भी सिलेक्टेड ही टॉपिक हैं हमारे, जिसमें से फर्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लेज़र फिजिक्स 1 जो है ये यूनिट 3 है आपकी, यूनिट 3 है, और जो यूनिट 4 है वो आपकी लेज़र 2 है। यहाँ से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, 3rd और 4th यूनिट की बात कर रहे हैं, तो इसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा आइंस्टाइन कोफिशिएंट पे। जो फर्स्ट यूनिट है आइंस्टाइन कोफिशिएंट पे बनेगा, और जो सेकेंड जो क्वेश्चन है, वैसे जो 3rd यूनिट है उसमें से आपसे कंप्लीट 8 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं से नहीं बनता, उसमें से आपसे दोनों ही क्वेश्चन में हो सकता है 4 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएं, और डाल के भी, यहाँ पर भी जैसे 4th क्वेश्चन है तो 4th में भी ए और बी पार्ट, ये भी 4 मार्क का और ये भी 4 मार्क का, या फिर जो 5th क्वेश्चन इसी के और में जो पूछा जाएगा उसमें भी आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो लेज़र है, लेज़र में एक आपका थ्योरी से क्वेश्चन आएगा और एक हो सकता है कि आपका न्यूमेरिकल डाल दिया जाए, तो यहाँ से कंप्लीट 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनता है। और जो 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है वो आपकी है, फर्स्ट वन आइंस्टाइन कोफिशिएंट से, सेकंड आपका बन सकता है नेसेसरी कंडीशन फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन के लिए, या फिर आपसे एक टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेज़र एमिशन। ये हो सकता है क्वेश्चन 8 मार्क्स में पूछा जाए आपसे। बाकी इसमें से और कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो 8 मार्क्स में पूछा जा सकता है। बाकी जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो शॉर्ट बनेंगे, शॉर्ट मतलब 4 मार्क्स के। या फिर आपसे इसी के अंदर अगर आप यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो फर्स्ट आप डिवाइड कर सकते हैं आइंस्टाइन कोफिशिएंट तक, या फिर रेजोनेंट कैविटी तक, या फिर बिल्कुल लास्ट के टॉपिक जो हैं जिसमें से ये पूछा जा रहा है आपसे लाइन ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म, या फिर लाइन ब्रॉडनिंग में उसके 4 पार्ट हैं, डॉपलर ब्रॉडनिंग, नेचुरल और कोलिजन, ये प्रिपेयर कर सकते हैं हम। ये थी बात आपकी 3rd यूनिट की। अब 4th यूनिट पे आते हैं। 4th यूनिट से आपका कंप्लीट 8 मार्क्स का यहाँ से भी बनता है क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे। इसमें 3 ही टॉपिक हैं, 3 ही टॉपिक में से अगर हम 4 टॉपिक हैं, 4 में से 2 या 3 हमें कंप्लीट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। उनमें से एक क्वेश्चन हमारा पक्का मिलेगा, या तो हमारा आएगा हीलियम नियोन लेज़र, क्वेश्चन बनता है आपका हीलियम नियोन लेज़र का, और जो सेकंड क्वेश्चन है और इसके अंदर भी या तो हीलियम नियोन लेज़र पूछा जाएगा, या फिर इसी के कॉन्टिन्यूएशन में आपकी रूबी लेज़र दे रखी है वो आपसे पूछा जाएगा। और आपको लिखना क्या है इसके अंदर, मान लेते हैं कि हीलियम नियोन लेज़र आ गया पेपर के अंदर, तो आपको उस लेज़र का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग उसको सब कुछ एक्सप्लेन करना है। उसके बाद इसी में ये हमारी 2 लेज़र होगी, हीलियम नियोन और रूबी लेज़र। एक आपसे पूछा जा सकता है सेमीकंडक्टर लेज़र या फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, लेकिन अगर हम 2 लेज़र आती हैं तो एक क्वेश्चन लेज़र में से आएगा, और जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका एप्लीकेशन से पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन पार्ट हम छोड़ सकते हैं, सिर्फ इतना करके हीलियम नियोन लेज़र कर सकते हैं, रूबी लेज़र कर सकते हैं और सेमीकंडक्टर लेज़र। और इनमें भी जो भी तीनों बताई गई हैं, इनमें भी इनका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग करनी है आपको। जो एप्लीकेशन पार्ट है वो सिर्फ रीड आउट कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चन हमारा लेज़र से बन जाता है। तो ये कंप्लीट पेपर 1 में हमने 4 की 4 यूनिट्स के सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि गैस है सिर्फ कि वो आ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने की, या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स का कोई एक टॉपिक करने की। थैंक यू।